हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। हम जनवरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ले रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और लगभग इस सीरीज में जनवरी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? पहला ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दीव, ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि ये खेल घोघला बीच दीव में आयोजित हुए हैं। इसका आयोजन 5 से 10 जनवरी 2026 तक चला। यह खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण था। बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना उद्देश्य था। पहला जो बीच गेम्स हुए थे ये भी घोघला बीच में ही दीव में आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा। और इसकी व्याख्या है, कर्नाटक ने कुल 11 पदक जीते हैं। कर्नाटक ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। इसमें इसने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि यह राज्य की खेल नीति को की सफलता को दर्शाता है। कौन सा गेम? बीच गेम्स। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी खेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को, ग्रासा मासेल को, मलाला यूसुफजई को, बिल गेट्स को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रासा मासेल को दिया गया है। तो ये किनको दिया जाता है ये पुरस्कार? देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। ग्रासा मासेल जो कि मोजाम्बिक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, मोजाम्बिक की हैं। यह पुरस्कार शांति और विकास के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? शांति और विकास के लिए दिया जाता है। उन्होंने महिला बाल अपराध पर कार्य किया है। जो महिलाओं और बाल अपराध होते हैं उन पर कार्य किया है। यह भारत का प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि भारत द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पानी पुरस्कार 2026। पद्म पानी पुरस्कार 2026 के लिए किस संगीतकार का चयन हुआ है? ऑप्शन ए आर रहमान, ऑप्शन बी इलैया राजा, ऑप्शन सी एम कीरवानी, ऑप्शन डी प्रीतम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलैया राजा को दिया गया है। तो पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ठीक है। और इलैया राजा दक्षिण भारतीय संगीत के दिग्गज हैं। यह पुरस्कार अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में दिया जाएगा। इसमें स्मृति चिन्ह और नगद राशि भी शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों में कौन सा स्थान रहा है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों में कौन सा पहला स्थान रहा है? किसका पहला स्थान रहा है? तो महाराष्ट्र का पहला स्थान रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसकी व्याख्या है, महाराष्ट्र निर्यात बुनियादी ढांचे में अग्रणी है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में 70 संकेतकों पर आधारित है। यह राज्यों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। तो पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी आठवां। तो भारत का स्थान कौन सा है? छठवां स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठा स्थान है। व्याख्या है, यह सूचकांक डिजाइन सीरा द्वारा जारी हुआ है। चीन पहले स्थान पर है। इस सूचकांक में क्या है? चीन पहले स्थान पर है, चीन का पहला स्थान है। भारत में विनिर्माण क्षमता बढ़ रही है। निवेश में आकर्षक सुधार दिखा है। इस वजह से भारत का रैंक कौन सा आया है? छठवां रैंक है। कौन सा सूचकांक है? तो एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026। विनिर्माण मीन्स होता है कि द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वस्तु को किसी एक नई वस्तु में परिवर्तित करते हैं। तो ये इंडस्ट्री सेक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 16वीं रैंक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, 16वीं रैंक। यह सूचकांक 154
देशों को रैंक करता है, यानी इसमें 154 देश लिए गए हैं रैंकिंग के लिए। नागरिक गरिमा और सामाजिक न्याय मापदंड है इसका। भारत की रैंक में सुधार हुआ है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो सिंगापुर। ठीक है, तो हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं ये दिखाता है। हम लोग 16वें स्थान पर आए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 2026 में 80वां आया है। कौन सा आया है? 80। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। राइट आंसर इसका बी होने वाला है। तो 80वां स्थान है। ठीक है, तो भारत इस पासपोर्ट इंडेक्स में लगभग 55 देशों की फ्री वीजा यात्रा कर सकता है। कितने देशों की फ्री वीजा यात्रा कर सकता है? 55 देशों की फ्री वीजा यात्रा कर सकता है। यह यात्रा स्वतंत्रता को दर्शाता है। कितने देश में हम स्वतंत्र हैं बिना वीजा के? भारत की स्थिति अच्छी हुई है, यानी प्रीवियस ईयर में अगर बात करें तो 85 थी, इस बार हमारी 80 आई। सिंगापुर व जापान शीर्ष पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा है? सिंगापुर व जापान, दोनों देश आए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो भारत ने किसे छोड़ा है पीछे? तो भारत ने जापान को छोड़ा है। राइट आंसर इसका सही हो जाएगा, जापान। तो जो जापान की जीडीपी है वो क्या हो गई है? भारत की जीडीपी से पीछे हो गई। भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। शीर्ष 3 देश अमेरिका, चीन, जर्मनी है जो हमसे आगे हैं। यह आर्थिक वृद्धि का संकेत है। भारत एशिया में तेजी से उभरा है। ठीक है, तो लगभग जापान की जीडीपी हमारे से पीछे हो गई है। नॉमिनल जीडीपी मीन्स क्या होता है? जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं, जीडीपी को मापते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि करंट ईयर प्राइस पे, जब हम करंट ईयर प्राइस पे यानी जो प्रीवियस ईयर या वित्त वर्ष बीत चुका है उस पे अगर मेजर किया जाता है तो नॉमिनल जीडीपी होती है, नाममात्र की जीडीपी होती है। और जब हम बेस ईयर प्राइस पे जीडीपी को मेजर करते हैं तो वो वास्तविक या रियल जीडीपी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना? ठीक है, तो वर्ष 2025 में देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो रायपुर बना है, बालोद बना है, दुर्ग बना है, बस्तर बना है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बालोद बना है, जो कि एक छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो कि किस राज्य का जिला है? छत्तीसगढ़ का है। यह सामाजिक जागरूकता से यह संभव हुआ है। किससे संभव हुआ है? सामाजिक जागरूकता से यह संभव हुआ है। एसडीजी 5.3 के लक्ष्य से जुड़ा है। एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य हैं 5.3, उस पर जुड़ा है। यह अन्य जिलों के लिए मॉडल भी साबित हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं कि बाल विवाह मुक्त अपने आप को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका कौन सा स्थान रहा है? इसका स्थान ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान प्रथम रहा है? किस राज्य का? तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान रहा है। उसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र विनिर्माण बुनियादी ढांचे में क्या है? अग्रणी है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आया है। तमिलनाडु किस स्थान पर आया है? दूसरे स्थान पर आया है। सूचकांक 70 संकेतकों पर आधारित है या राज्यों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। शायद ये क्वेश्चन हो गया, दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा? ये भी क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका राइट आंसर छठा है। इसको भी स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक 16वीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाली मिताली राज पहली थी और दूसरी है स्मृति मंधाना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहले स्थान पर मिताली राज हैं, दूसरे स्थान पर ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना हमारा सही हो जाएगा। उन्होंने यह उपलब्धि दिसंबर 2025 में हासिल की है। वे मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं। वे आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं। यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण खनिजों पर G7 बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर G7 बैठक की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये अमेरिका करने वाला है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स पर G7 मंत्रिस्तरीय बैठक जनवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी, कहां पर आयोजित हो रही? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य चीन के एकाधिकार को कम करने के लिए रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है। तो इसमें किसने भाग लिया है? अश्विनी वैष्णव ने लिया है। कहाँ पे आयोजित हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1975 में नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम स्ट्राइप्स ऐप किस गतिविधि से संबंधित है? एम स्ट्राइप्स ऐप किस गतिविधि से संबंधित है? ऑप्शन ए वन अग्नि निगरानी, ऑप्शन बी पक्षी जनगणना, ऑप्शन सी बाघ जनगणना, ऑप्शन डी आर्द्रभूमि मानचित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघ जनगणना से ये संबंधित है, यानी बाघ जनगणना के लिए ये ऐप बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम स्ट्राइप्स आधारित जनगणना किस बाघ अभ्यारण्य से शुरू की गई है? तो ये जनगणना किस बाघ अभ्यारण्य से शुरू की गई है? ऑप्शन ए कार्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी कान्हा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से इसका संचालन हुआ है, एम एफ स्ट्राइप्स ऐप। ठीक, गल्फ सील्ड 2026 सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला? ऑप्शन बी सऊदी अरब करने वाला है। तो सऊदी अरब में गल्फ सील्ड 2026 नामक एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सामूहिक रक्षा को मजबूत करना और क्षेत्रीय सैन्य समन्वय को बढ़ावा देना है। तो इसका आयोजन किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। और कहाँ पे हो रहा है? तो सऊदी अरब में ही इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है? तो माधव गाडगिल के नाम पर, जिम कार्बेट, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, सलीम अली। तो ऑप्शन सी विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पे रखा जा रहा है। तो जो रातापानी अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में है और ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन एवं सीहोर जिले में स्थित है। इसका विस्तार विंध्य पहाड़ियों के मध्य 825.90 वर्ग किलोमीटर में है। रातापानी को वर्ष 1976 में वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया था और पुनः 1983 में इसका विस्तार किया गया था। तो हमारे देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव है। कौन सा है? माधव। ये भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन सी रक्षा मंत्री ने किया। ऑप्शन सी कौन सा सही हो जाएगा? रक्षा मंत्री। लखनऊ में एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, लखनऊ में अशोक लीलैंड कौन बनाएगा इलेक्ट्रिक वाहन? अशोक लीलैंड कंपनी बनाएगी। निर्माण संयंत्र की आधारशिला 20 फरवरी 2024 को रखी गई थी। इस परियोजना का औपचारिक उद्घाटन 9 जनवरी 2026 को। ठीक है, इसकी आधारशिला कब रखी जानी है? 20 फरवरी 2024 को। ठीक है, और जबकि इस परियोजना का उद्घाटन कब हुआ है? 9 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से किया था। सरोजनी नगर में स्थित यह प्लांट ई बस, ई ट्रेवलर और ई लोडिंग वाहन निर्मित करेगा। तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 9 जनवरी 2026 को राजनाथ सिंह द्वारा इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिष्टी योजना किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित है? तो मिष्टी योजना किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ई घास के मैदान, ऑप्शन बी प्रवाल भित्तियां, ऑप्शन सी मैंग्रोव, ऑप्शन डी आर्द्रभूमि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्द्रभूमि से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल
इनकम्स योजना मैंग्रोव संरक्षण पर केंद्रित है। इस योजना के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया इस योजना के लिए? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र के पास पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की सूचना मिली है? पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की सूचना कहाँ मिली है? ऑप्शन ए राजस्थान सीमा में, ऑप्शन बी पंजाब सीमा में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास, ऑप्शन डी गुजरात। तो अब राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पास। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा के पास। अगला क्वेश्चन, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ऑप्शन डी जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी है ये मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है? तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है, इसका नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी दी गई है, तो व्याख्या देख लेते हैं। तो केरल में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम तितलियों की उच्च विविधता के कारण अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। टाइगर स्ट्राइप्स तितली को चंडीगढ़ की आधिकारिक तितली घोषित किया गया है। तो चंडीगढ़ की आधिकारिक तितली किसे घोषित किया गया है? टाइगर स्ट्राइप्स तितली को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय एयरलाइन IATA की 5वीं सदस्य बनी? तो कौन सी भारतीय एयरलाइन IATA की 5वीं सदस्य बनी है? तो आकाशा एयरलाइन ये बनी है। IATA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, है ना। इसकी सदस्य कौन बनी है? आकाशा एयर बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2026 में भारत करने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी। भारत कब करने वाला है? 2026 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील द्वारा की जानी थी, तो ब्राजील ने किया था। इस कार्यक्रम का विषय क्या है? तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ये इसकी थीम है इस बार की। तो आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित भारत के पहले पैर वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम क्या है? जिसने गणतंत्र दिवस में अपना प्रदर्शन किया है, तो वृश्चिक। क्या है इसका नाम? वृश्चिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वृश्चिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य अतिथि, और इस गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि कौन था? तो यूरोपीय संघ आयोग की उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, ये दोनों लोग क्या थे? भारतीय गणतंत्र दिवस में 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2026 को इसरो द्वारा लॉन्च मिशन असफल रहा, उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम क्या है? निसार, ऑप्शन बी स्पेडेक्स, ऑप्शन सी EOSN-1, ऑप्शन सी PSLV C-37। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, EOSN-1। इसरो ने 12 जनवरी 2026 को PSLV C-62 या EOSN-1 मिशन लॉन्च किया, जो 2026 का पहला और PSLV की 64वीं उड़ान थी। अगर PSLV C-62 भी दे रहा है तो वो भी आंसर सही है, और EOSN-1 है तो वो भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य DRDO के हाइपर स्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSN-1 अन्वेषण की 512 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित करना था। साथ ही 15 छोटे सह यात्री उपग्रहों को लॉन्च करना भी शामिल था, यानी छोटे 5 उपग्रह भी थे, उनको भी लॉन्च करना था, लेकिन लॉन्च नहीं कर पाए, इस वजह से ये असफल रहा। प्रक्षेपण स्थल इसका क्या रहा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन किस राज्य में संचालित की गई? ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो राइट आंसर इसका यही से हो जाएगा, ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा त्रिपुरा में सौर ऊर्जा से संचालित वाली मोबाइल ATM वैन का शुभारंभ किया गया है। तो ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर बताएं, और आप लोग अपने आंसर भी कमेंट करते रहें। थैंक यू।